नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ कवि देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं नवस्वर जागरण। दोस्तों, आज एक मुलाकात कार्यक्रम में मैं ऐसी शख्सियत के साथ हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो प्रखर वक्ता हैं और आरएसएस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। दलित, पिछड़ों, सभी वर्ग के चहते हुए राजनेता हैं और बरेली में काफी लोकप्रिय, जो अपना उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अलग मुकाम रखते हैं, पूरनलाल लोधी जी। इनका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि उनसे भी परिचय लेंगे। ये अटरिया सीवीगंज में रहते हैं और मूल निवासी जो हैं ये जटपुरा उर्फ मुगलपुर, ये फतेहगंज पश्चिमी मीरगंज बरेली में पड़ता है। संगठन में अनेक पदों पर सुशोभित रहे, संगठन की जिम्मेदारी उन पर रही। अब वो मीरगंज 119 मीरगंज विधानसभा से विधानसभा पद की दावेदारी कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवस्वर जागरण में। बिल्कुल, धन्यवाद देवेंद्र जी। तो आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा, कैसे आपने राजनीति शुरू करी, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि राजनीति कब से आपने शुरू की, किस अवस्था, आपकी उम्र की क्या अवस्था थी और क्या क्या संघर्ष उसमें आए, उस पर प्रकाश। और 1989 के घटनाक्रम का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं राम मंदिर आंदोलन का 66 दशा में कार्यकर्ता रहा। अच्छा। और संगठन के जमीनी स्तर पर एक तो बूथ की राजनीति से शुरुआत जीवन की हुई है और छोटे छोटे पदों को क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़े हैं और 1.5 दर्जन लगभग जिम्मेदारियों पर पार्टी ने छोटे बड़े स्थानों पर समय समय पर नियुक्त किया, तैनात किया। उन सभी पर मैंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। मैं संगठन पक्ष का कार्यकर्ता लगभग 2.5 दशक से हूँ। तो 2.5 दशक से संगठन पक्ष की राजनीति करते करते चुनाव में संगठनात्मक पक्षों की जानकारी, चुनावी पक्षों की जानकारी, प्रबंधन पक्षों की जानकारी, नेतृत्व की क्षमताएं, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते बढ़ते लंबे समय बाद मेरा मन लगातार बोलता है कि लोक कल्याण का काम करना है, जन सेवा करनी है। तो जन सेवा और लोक का कल्याण हमारे पास संवैधानिक शक्तियों का अंतर्निहित होना जरूरी है। तो संवैधानिक शक्तियों का अंतर जो निहित करने की बात है, इसका मार्ग है चुनाव। चुनाव में जाएंगे तो विधानसभा, विधान परिषद, कुछ भी चुनाव होते हैं तो संवैधानिक शक्तियों से हम जन सेवा कर पाएंगे। लोगों की अपेक्षा रहती है, थाने काम कराना है, तहसील में काम कराना है, डीएम साहब से काम कराना है, विकास की योजना को लाना है, अपेक्षाओं को पूरा करना है, शोषित के, पीड़ित के, वंचित के, इन सर्वहारा वर्ग के सहयोग में खड़े होना है। तो इन सबके लिए जरूरत है आपके लिए संवैधानिक शक्तियों का अर्जन। संवैधानिक शक्तियों का अर्जन का एकमात्र रास्ता है विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद। तो इस बार इन चीजों के मद्देनजर मैंने नेतृत्व का आग्रह किया कि सभी प्रकार के मैं संगठनात्मक दायित्वों से, चुनावी अभियानों से मुक्त होकर इस बार मैं चुनाव की राजनीति में जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वो करना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, जिसके लिए हम पले बड़े और खड़े हुए हैं, जिसके लिए लोगों ने हमसे अपेक्षाएं की हैं। तो लोगों की अपेक्षाओं पर, अपनों की कामनाओं पर खरा उतरने के लिए, अपनों के लिए कुछ करने के लिए, देश और समाज के हित में, हित के साथ उसके साथ खड़े होने के लिए उद्देश्य है राजनीति में आना। और इसके लिए इस बार मैंने नेतृत्व से आग्रह किया है। बहुत साफ दृष्टिकोण में मैंने कहा कि पार्टी का सर्वे, संगठन की मंशा, जनमत की राय, कतिपय कारणोंवश ये जो कोई परिवर्तन 119 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी परिवर्तन होता है तो मेरे नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। मैं इस हेतु अपने आप को एक सक्षम कार्यकर्ता मानता हूँ। तो संगठन से अभी क्या आपको आश्वासन मिला है? संगठन आश्वासन नहीं देता है जी। संगठन कार्यकर्ता संगठन का अपना प्रिय संतान है और संतान को माँ बाप बहुत ही सहजता से सुखद जीवन देते उसे पालना, चलाना, संभालना जानते हैं। और नेतृत्व ने, मुझे बहुत भरोसा है नेतृत्व पर। नेतृत्व का भरोसा जैसे मुझ पर है वैसे ही नेतृत्व पर मुझे बहुत भरोसा है। यदि कोई भी कतिपय परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर इस बार नेतृत्व मेरे नाम पर ही विचार करेगा
और मुझे वो अवसर मिलेगा जो लंबे समय से वहाँ के जनमानस को और मुझे स्वयं को तलाश थी। अरे एक चीज और भी रहा है, क्योंकि 100 मीरगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो जितने भी विधायक रहे हैं वो ज्यादातर मीरगंज से बाहर के रहे हैं, है ना। अब तक ये भी सवाल जनता में उठता है कि कोई भी ऐसा चेहरा आए जो यहाँ लोकल का हो। हर पार्टी में भी ये मांग चूंकि उठ रही है, लगातार आप देख रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कोई बड़ा विषय नहीं है। सही बात यह कि लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी मांगों को, उनकी जरूरतों को कौन व्यक्ति पूर्ति करता है, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा क्या ऐसा कोई चेहरा नहीं है? स्थानीय स्तर पर रहे होंगे लोग, अभी कोई ऐसा संयोग नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है इस बार मीरगंज में वही होने वाला है जो लोगों की अपेक्षाएं हैं। मैं जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि स्थानीय स्तर पर जटपुरा और मोगलपुर, सहसा मोगलपुर का रहने वाला हूँ। फतेहगंज पश्चिमी मेरा अपना ब्लॉक है और मैं वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता हूँ। वहाँ की मिट्टी में पला बड़ा चला हूँ, जमीन जायदाद मकान दुकान सब वहीं पर है, तो स्वाभाविक है कि मैं वहाँ का हूँ। और वहाँ लोगों की सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, संसाधनों के स्तर पर किस किस तरह की क्या अपेक्षा है, वहाँ की जनभावनाओं की और सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों पर मेरा ठीक सा अध्ययन है। मैं संपूर्ण मीरगंज के साथ बरेली के विकास के भी गति के पहिए का एक हिस्सा बन पाऊंगा। इस नाते से इस बार क्या आपके क्या मुद्दे हैं बरेली में? मीरगंज के बारे में आप कह रहे हैं कि हम बहुत बारीकी से सब भौगोलिक और उसकी राजनीति जानते हैं, तो क्या वादे हैं, मतलब क्या मुद्दे हैं? अभी तो अन्य दावेदारों को मीरगंज की सीमाएं ही पता नहीं होंगी। मीरगंज एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो रामपुर की सीमाओं में मिलक विधानसभा और बिलासपुर को जोड़ता है। बरेली में बहेड़ी भोजीपुरा का वो हिस्सा है, आंवला विधानसभा को छूता हुआ हिस्सा है, विथरी विधानसभा का छूता हुआ हिस्सा है, तो लगभग आधे दर्जन से अधिक विधानसभा को छूता हुआ और एक जिले को छूता हुआ हिस्सा है। मीरगंज में जहाँ एकदम शुद्ध ग्रामीण वातावरण है, तो वहीं NH-24 का हाईवे हमें मिलता है। वहीं पर पर्यावरण की तमाम चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गन्ना किसानों के लिए हमें शुगर मिल है। तो ऐसी तमाम चीजों पर जो हमारे रोड है, जैसे रोड आता है धनेटा फाटक से NH-24 से शीशगढ़ होते हुए वो बिलासपुर जाके जोड़ता है, नैनीताल जोड़ता है। तो रुद्रपुर वाले इस मार्ग को अगर हम इसको हाईवे बनाते हैं, स्टेट हाईवे भी अगर बन जाएगा, तो यहाँ से न केवल आवागमन होगा बल्कि विधानसभा को लगेगा कि हम फर्टाइल विधानसभा हो गए। एक धनेटा से बिलासपुर को जोड़ेंगे, काशीपुर बिलासपुर। तो इसको जोड़ने से विकास का एक नया आयाम वहां पर खड़ा होगा। एक रोड अभी हमने जो गोरा लोकनाथपुर पे पुल का निर्माण हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि उस पुल पर जो रास्ता हमने आंवला रामनगर पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन के क्षेत्र को अगर हमने मीरगंज की इस पैगा नगरी वाले मार्ग को चौड़ी करके इसको स्टेट हाईवे में अगर तब्दील किया, तो मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के एक नए रास्ते खड़े होंगे। तो इन रास्तों पर काम करने की जरूरत है। और वहाँ मीरगंज में अभी आज़ादी के इतने समय 70 सालों में जितने लोग आए होंगे, लोग केवल विधायक बनने के लिए आते हैं और विधायक बन करके फिर अपने उद्देश्य पर लग जाते हैं। लेकिन उद्देश्य की व्यापकता क्या है, उसमें हम खास क्या कर सकते हैं? मैंने भी कहा फैक्ट्री ग्राउंड का क्या होगा, मैंने कहा कि कुछ अलग, कुछ खास, एकदम बिंदास। तो इसमें भविष्य बहुत बड़ा है। फैक्ट्री ग्राउंड का क्या होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे। और बात करने के बाद जो नए रास्ते पे, ये आवश्यक नहीं कि हम कोई चीज एक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। व्यक्ति का काम है नए नए रास्तों का निर्माण करना, नए नए पक्षों पर बात करना। तो उसका एक यूटिलाइजेशन जिस हिसाब से हो सकता है, बड़े पैमाने पर उसको वो करेंगे जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर हो, संसाधनों की वहां पर एक तो समय के देश के साथ में जो सबसे ज्यादा वोट जो है वो लोधी वोट है। आप जिस वर्ग से आते हैं, दूसरे नंबर पे गंगवार आता है ना, मुस्लिम मतदाता भी सबसे अधिक है। तो इस आंकड़े से देखा जाए कि अगर कोई गंगवार कैंडिडेट अगर आता है, ठीक है, और एक तरफ आप हैं या लोधी है कोई, तो ऐसे में तीसरा कैंडिडेट जो है वो सुल्तान बेग है, ठीक है। तो सुल्तान बेग क्या मौजूद नहीं होंगे अगर ऐसे एक तरफ लोधी आते हैं, एक तरफ गंगवार कोई आता है, और तीसरा सुल्तान बेग को फिर फायदा नहीं पहुंचेगा क्या? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक लंबा समय हो गया जातीयता की राजनीति में, लंबा समय हो गया क्षेत्रवाद की राजनीति में, लंबा समय हो गया वर्गवाद की राजनीति में।
लोग इससे ऊपर निकलना चाहते हैं। लोग वहां खड़े होना नहीं चाहते कि ये हमारी बिरादरी का व्यक्ति है। लोग वहां खड़े होना चाहते हैं जहां से उनकी अगली पीढ़ी को खड़े होने का रास्ता मिले, जहां से लोगों को लगे कि हम नई मंजिल की ओर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ लोधी, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया की बात ना करके हम लोग पूरे क्षेत्र को विकसित मीरगंज के तौर पे अगर देखने का काम करेंगे, तो जो लोग आए हैं उन्हें इसी से उस पर काम किया आज तक कि भी ये मौर है, ये कश्यप है, ये कुर्मी है, किसान है, ये नहीं करना। आपका ये कहना है? मेरा कहना है कि संपूर्ण जनमानस को, मतदाता को अपनापन चाहिए, मतदाता को अपनापन चाहिए, लोगों को अपने तरह अपनी जरूरतों का नेता चाहिए। मैं उसकी पूर्ति का हिस्सा हूँ। लेकिन राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक समीकरण, किसी भी विधानसभा की बात, आप किसी भी इलेक्शन की बात करें तो वो जातीय आंकड़ों के हिसाब से ही शुरुआत उसकी होती है। मेरा अफसर आता है तो जातीय आंकड़ों को तोड़ देंगे, सीमाएं लांग देंगे, और हम सभी वर्ग को एकजुट करके राष्ट्रवाद की ओर मोड़ देंगे। अच्छा, मुस्लिम वोट मिलेगा बीजेपी को? निश्चित तौर पर क्यों नहीं मिलेगा। हम मुस्लिमों से क्या वोट देने की अपेक्षा करते हैं? अगर हम मुस्लिमों से वोट देने की अपेक्षा करेंगे तो वो हमें वोट देंगे। उनको हम ये कह करके क्यों अलग करना चाहते हैं कि हमें नहीं मिलेगा? मिलेगा। कबीर दास भी यहीं के थे, रहीम जी भी यहीं के थे, रसकार भी यहीं के थे, कलाम भी यहीं के थे। ये सब हमारे थे, तो जो आज मौजूद है वो भी हमारे हैं। आपकी विचारधारा अगर ऐसी, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। इसमें मुस्लिम शामिल हैं। बिल्कुल मुस्लिम 1 लाख समथिंग 90,000 1 लाख के करीब जो मतदाता मीरगंज में निवास करता है, वो सरकार की जन योजनाओं का हिस्सा है, वो लाभार्थी है। जिसके घर में चूल्हा गया है उसे सरकार को वोट देना चाहिए, जिससे रसोई मिली है सरकार को वोट देना चाहिए, जो शौचालय लेकर आया है सरकार को वोट देना चाहिए, जो निःशुल्क खाद्यान्न खा रहा है और ले जा रहा है उसको सरकार को वोट देना चाहिए। तो हमारी योजनाएं ही समग्र मतदाता को लाभ देने का काम करती है, इसलिए समग्र मतदाता हमको स्वीकार करने का काम। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि मैं क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूँ, ठीक है, और चुनाव की जानकारी ले रहा हूँ। एग्जिट पोल भी हमारी टीम जो है वो तैयार कर रही है। मैं ये देख रहा था कि गंगवार जो है उनका कहना यह है कि कोई अगर लोधी आता है, आपके चेहरे पर वोट चढ़ रहा है, आप समझेगा, मैं किसी की पक्ष की बात नहीं कर रहा, आपके चेहरे पर वोट चढ़ रहा है, लेकिन और कैंडिडेट अगर कोई आता है तो गंगवार चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे बीजेपी जीतेगी वहां आपके टिकट ना होने पर? यथोचित सम्मान की बात करें हम, जितनी जिसकी साझेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जिस समाज का मतदाता है उस अनुपात में उस समाज का सम्मान होना चाहिए। मतदाता के मन मस्तिष्क बनाना चाहिए, उसका अपनापन। पार्टी का आप कह रहे हैं, आपका आत्मविश्वास, आपका पार्टी, आपका जो संगठन के प्रति जो प्रेम है वो आप कह रहे हैं, लेकिन ये जमीनी धरातल पे बात की जाए तो उसमें निश्चित तौर पर ये लोग ऐसा कह रहे हैं और ऐसा मान भी रहे हैं। ये लोगों का मानना होगा ना, मेरी जमीन और मेरा धरातल तो यही जो मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये आपकी विचारधारा है, तो आपकी विचारधारा के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं। मैं अपनी विचारधारा, आपकी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर और कैंडिडेट की बात करूं तो वहां पर आकर थोड़ी सी फिर फिसलन क्यों है? नहीं, वहाँ फिसलन जैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि कमल ही जीतेगा। मैं ये कह रहा हूँ फिसलन जैसा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ योगी आदित्यनाथ के विकास के जो सोपान उन्होंने खड़े किए हैं, समाज में स्वीकृतता जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, कोविड-19 में जो जन सेवाएं इस सरकार ने दी हैं, उन सुविधाओं को स्वीकार्यता में लोगों ने जोड़ा है। लोगों को लगता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में पहले बार है जो जातिवाद से, धर्मवाद से, क्षेत्रवाद से, वर्गवाद से ऊपर उठ के काम करता है। और वहाँ मैं उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो हमें उसको मिलकर के ऊपर जब हम काम करेंगे तो सारे लोग हमारे हैं और हम सबके हैं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। जो फिरका परिस्थिति राजनीति करेंगे वो अब इस देश में और प्रदेश में स्थिरता के तौर पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये बात बेबाक तरीके से मैं कह रहा हूँ। नहीं, कुछ लोग संतो ये माना जाता है कि बरेली में 9 की 9 विधानसभाएं हैं, उसमें टिकट वितरित करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है संतोष जी की रहती है, ठीक है। तो संतोष जी की जब भूमिका रहेगी तब उनके इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय संतोष जी हम सबके प्रतिष्ठित लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, और उनकी जो भूमिका रही आज तक वो सदैव से पार्टी संगठन के सापेक्ष रहती है और वो सही गलत का फैसला ठीक समय पर करना जानते हैं। माननीय संतोष जी के निर्णय में उनकी अपेक्षा मुझे कोई संदेह नहीं है। अच्छा। तो देखिए, ये हमारे साथ थे पूरन लाल लोधी, काफी प्रखर वक्ता है और सारी उनका आत्मविश्वास कितना है। अभी एक उन्होंने विशाल रैली का आयोजन भी किया था मीरगंज विधानसभा में,
काफी लोकप्रियता के उत्कर्ष पर वो नजर आ रहे हैं। तो उनसे बातचीत के खास अंश हमने आपको सुनाए थे। उसके साथ ही हमें कहना चाहेंगे कि अभी टिकट की दावेदारी तमाम नेता कर रहे हैं और तमाम नेता जो है वो लखनऊ के इर्द गिर्द नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। पार्टी का समीकरण अभी समय है क्योंकि, तो क्या समीकरण जातीय बदलेंगे और क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि लोगों की बदलेगी, वो सब देखना होगा। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस बार अगर मीरगंज से चेहरा बदलता है तो जनता का मूड कितना बदलता है। आप देखते रहिए नवस्वर जागरण। धन्यवाद।